एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। आज हम उत्तराखंड में चंद वंश के बारे में जानेंगे। चंद वंश एक महत्वपूर्ण वंश है उत्तराखंड का। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि चंद वंश से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू करते हैं। चंद वंश की स्थापना कब हुई? यह एक विवाद का विषय रहा है। बद्रीदत्त पांडे 700 ईस्वी मानते हैं और एटकिंसन महोदय 953 ईस्वी मानते हैं। सामान्यतः 1020 ईस्वी चंद वंश की स्थापना का वर्ष माना जाता है। जो मुख्य इतिहासकार हैं बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन, ये दोनों अलग अलग मत देते हैं। बद्रीदत्त पांडे 700 ईस्वी मानते हैं और एटकिंसन 953 ईस्वी मानते हैं। सामान्यतः 1020 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना मानी जाती है। इस वंश की स्थापना किसने की, यह भी एक विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार सोमचंद को इस वंश का संस्थापक मानते हैं और कुछ इतिहासकार थोहर चंद को इस वंश का संस्थापक मानते हैं। बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन दोनों सोमचंद को संस्थापक मानते हैं और इधर थोहर चंद को संस्थापक मानने वालों में हर्षदेव जोशी और डॉक्टर फ्रेजर, ये मुख्य इतिहासकार हैं जो थोहर चंद को संस्थापक मानते हैं। जो सोमचंद को संस्थापक मानते हैं उसमें बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन मुख्य इतिहासकार हैं। जो थोहर चंद है, अगर हम इनके वंशावली के हिसाब से देखें तो ये 23वें क्रम का शासक है। चंद वंश में 62 राजाओं का उल्लेख मिलता है, उसमें जो थोहर चंद है ये 23वें क्रम का शासक है। तो हमारा आयोग भी सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानता है। हम भी चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को लेके चलेंगे। देखते हैं सोमचंद ने कैसे इस वंश की स्थापना की। सबसे पहले सोमचंद आया कहाँ से, ये भी एक विवाद का विषय रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये कन्नौज नरेश का भाई था। कन्नौज नरेश का भाई था और जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उसने 1000 में भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसके बाद इसने 17 आक्रमण किए। जब इसने 1018 में कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उसी टाइम ये सोमचंद वहाँ से भागकर उत्तराखंड आया। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये झूसी नामक स्थान से, जो प्रयाग में स्थित है, झूसी नामक स्थान से उत्तराखंड बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और यहाँ आके इसकी मुलाकात ब्रह्मदेव से होती है, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक है। ब्रह्मदेव इससे काफ़ी प्रभावित होता है और अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता है और इसे दहेज में राजबुंगा नामक स्थान दे देता है। राजबुंगा नामक स्थान इसे दहेज में देता है और इसी राजबुंगा नामक स्थान में सोमचंद अपनी राजधानी बनाता है और यहीं से चंद वंश की नींव पड़ जाती है। राजबुंगा में ये अपनी राजधानी बनाता है। इसी राजबुंगा में ये राजबुंगा किले का भी निर्माण करता है। राजबुंगा किला, अगर क्वेश्चन पूछता है राजबुंगा किला किसने बनाया, तो सोमचंद ने। जो राजबुंगा किला बनाता है, ये मुख्य किले के चारों ओर ये 4 और किले बनाता है। इनमें चारों किलों में अलग अलग जातियों के लोगों को ये किलेदार नियुक्त करता है। जो ये अलग अलग 4 किलेदार नियुक्त करता है, इन्हें चारात बोला जाता है। तो चारात का संबंध किससे था? जो सोमचंद के 4 किले थे, उनके जो किलेदार थे उन्हें चारात बोला गया। तो सोमचंद राजबुंगा में अपनी राजधानी बनाता है। जो राजधानी बनाता है ये राजबुंगा चंपावत के अंतर्गत है। एक किले का निर्माण भी करता है, राजबुंगा किले का निर्माण करता है और जो मुख्य कार्य है इसके, उसमें ये सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था करने वाला शासक है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला ये प्रथम चंद शासक है। पंचायतों में जो प्रधान या मुखिया, जो पंचों की जो नियुक्ति होती थी, उनका मुख्य कार्य था इसके जो टैक्स था उसको कलेक्ट करना। दूसरा, ये दूनाकोट युद्ध लड़ता है। दूनाकोट युद्ध में ये
रावत राजाओं को हराता है। जब इसने दूनाकोट में आक्रमण किया तो वहाँ पर रावत राजाओं का राज था, तो ये रावत राजाओं को वहाँ पर हराकर दूनाकोट क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लेता है। जो सोमचंद है ये एक मांडलिक राजा है। मांडलिक क्या? सामंत राजा है। मांडलिक और सामंत वे शासक रहते हैं जो दूसरे राज्य के अधीन रहते हैं, जो दूसरे राजा को टैक्स पे करते हैं। तो जो सोमचंद है ये भी एक मांडलिक या सामंत शासक था, जो उस टाइम का शक्तिशाली राज्य था डोटी। ये डोटी के राजाओं को कर देते थे। डोटी उस टाइम एक शक्तिशाली राज्य था नेपाल के अंतर्गत। ये जो सारे शासक थे ये डोटी के शासकों को टैक्स देते थे। जो अब पहला स्वतंत्र शासक आएगा वो भारती चंद आएगा, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सोमचंद के बारे में हमने इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये राजबुंगा नामक स्थान पर किला बनाता है। राजबुंगा किला अपनी राजधानी राजबुंगा चंपावत में अपनी राजधानी बनाता है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करता है। दूनाकोट युद्ध लड़ता है जिसमें ये रावत राजाओं को हराता है। और सोमचंद एक मांडलिक राजा है जो डोटी राजा के अधीन था। सोमचंद के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है इसका बेटा आदमचंद। आदमचंद के बाद पूर्णचंद। ये दोनों शासक उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख भी नहीं है। इसके बाद जो हमारा मुख्य शासक आता है वो है इंद्रचंद। इंद्रचंद इंद्रचंद पहला शासक है जो रेशम कारखाना खोलता है। रेशम कारखाना खोलता है चंपावत में। तो पहला चंद शासक रेशम कारखाना खोलता है उत्तराखंड के अंदर चंपावत में। पहला शासक है इंद्रचंद। जो ये रेशम लाता था वो नेपाल से रेशम लेके आता था। ऐसा बोला जाता है जब ये नेपाल से रेशम लाता था तो उसका यहाँ इतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता था, तो इसे नेपाल से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई अपने राज्य में तुम जितना ज़्यादा झूठ फैलाओगे रेशम की खेती उतनी अच्छी होगी। तो इसके शासन में भी यही हुआ, ये वहाँ पर अफवाह या झूठ फैलाने लगा जिससे रेशम की खेती अच्छी होगी, ऐसी मान्यता वहाँ पर चल गई। तो जो ये झूठ बोलने वाली प्रथा चल गई इसे पटरंग वाली प्रथा बोला गया। पटरंग वाली प्रथा। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे था? रेशम उत्पादन से था। इसके बाद जो अगला शासक आता है बीणाचंद। चंद वंश के अंतर्गत इसे एक भोग विलासी शासक बोला गया है। ये ज़्यादा भोग विलास में ही लिप्त रहता था। भोग विलासी शासक है। भारत के इतिहास में भी आपने देखा होगा जो राजा भोग विलास में लिप्त रहेगा उसका शासन ज़्यादा चलेगा नहीं। ठीक ऐसा ही बीणाचंद के साथ भी होता है। इसी बीच यहाँ पर खसों ने अटैक कर दिया। खसों का यहाँ पर आक्रमण होता है, जो बहुत टाइम से यहाँ पर इंतजार में थे अपना राज स्थापित करने के लिए। उन्हें ये उपयुक्त टाइम लगा क्योंकि राजा भोग विलास में ही लिप्त था। तो खसों ने यहाँ पर आक्रमण कर लिया और बीणाचंद को पराजित कर यहाँ पर अगले 200 सालों तक खसों ने राज किया। तो बीणाचंद के बारे में हमने ये चीज़ें याद रखनी है। भोग विलासी शासक था, इसी के टाइम पर खसों ने यहाँ पर आक्रमण किया और अगले 200 सालों तक यहाँ पर खसों का राज रहा। इस बीच में एक शासक आता है नानकी चंद। नानकी चंद के टाइम पर जो डोटी के चल्ल शासक थे, चल्ल शासकों ने यहाँ पर अटैक किया। चल्ल नामांतर वाले शासक थे दो। उनमें जो मुख्य शासक थे वो है अशोक चल्ल। अशोक चल्ल ने 1191 ईस्वी पर यहाँ पर आक्रमण किया। जो इसकी हमें जानकारी मिलती है वो गोपेश्वर शिलालेख से मिलती है। तो गोपेश्वर शिलालेख अशोक चल्ल से संबंधित है। और जो दूसरा चल्ल शासक था वो था क्रांचल्ल देव। क्रांचल्ल देव। क्रांचल्ल देव ने 1223 ईस्वी में आक्रमण किया और इसकी जानकारी हमें मिलती है बालेश्वर ताम्रपत्र से। तो बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध क्रांचल्ल देव से था। ये भी क्वेश्चन पूछता है अशोक चल्ल का संबंध कौन से शिलालेख से था, तो गोपेश्वर शिलालेख से, और क्रांचल देव का संबंध बालेश्वर शिलालेख से। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है बीरचंद।
वीरचंद। वीरचंद का एक महत्वपूर्ण सैनिक है सोनखड़ायन। सोनखड़ायन इसका एक मुख्य सैनिक है जिसकी सहायता से ये पुनः चंदू की सेना को इकट्ठा करता है और जो यहाँ पर खसू का राज था उसे ये समाप्त करता है। क्योंकि खसू से यहाँ की जनता भी काफ़ी परेशान थी, ये काफ़ी अत्याचारी शासक थे खस, तो यहाँ की जनता भी चाह रही थी कि इनका शासन समाप्त हो जाए। तो जनता ने भी वीरचंद का साथ दिया और सोनखड़ायन की सहायता से इसने पुनः चंद सेना को इकट्ठा किया और यहाँ पर खसू को पराजित कर लिया। जो उस टाइम अंतिम खस शासक को इसने हराया था उसका नाम था सुपाल। तो वीरचंद के बारे में हमने यही चीज़ें याद रखनी है। इसका एक महत्वपूर्ण सैनिक है सोनखड़ायन और ये खस राजाओं को यहाँ पर हराता है, पुनः चंदवंश के राजाओं का राज स्थापित करता है। जो अंतिम खस राजा को हराता है ये उसका नाम था सोपाल। वीरचंद के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो है त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद सबसे पहले राज्य विस्तार करता है। चंदवंश का पहला शासक जो राज्य विस्तार करता है ये छकाता नामक परगना है जो नैनीताल के अंदर, उसे जीत लेता है। नैनीताल छकाता परगना को जीतता है, पहला शासक है जो अपना राज्य विस्तार करता है और ये भीमताल में एक किले का भी निर्माण करता है। भीमताल किले का निर्माण करता है, पहला शासक है जो अपना राज्य विस्तार करता है, छकाता परगना को जीतता है जो नैनीताल के अंतर्गत था और भीमताल में एक किले का निर्माण करता है। त्रिलोचन के बाद अगला शासक आता है अभयचंद। अभयचंद पहला ऐसा शासक है जो अपने लेख उत्कीर्ण कराता है। अभयचंद से पहले जितने भी शासक थे उनके बारे में कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन जो अभयचंद है पहला ऐसा शासक है जो अपने लेख उत्तीर्ण कराता है और इसके बाद आने वाले जितने भी शासक हैं उनके बारे में हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है। तो अभयचंद के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है वह है गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद चंदवंश का एक प्रतापी शासक है गरुड़ ज्ञानचंद। ये 29वें क्रम का शासक है, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके, और इसने 1375 से 1420 तक शासन किया। कहीं कहीं पर ये 1374 और यहाँ 1418 भी देखने को मिलेगा। तो गरुड़ ज्ञानचंद उसके बाद शासक बनता है, एक प्रतापी शासक है। इसका एक महत्वपूर्ण सैनिक है नीलो कठायक। नीलो कठायक गरुड़ ज्ञानचंद का एक महत्वपूर्ण सैनिक है। इसके शासन के टाइम भाबर क्षेत्र में यहाँ पर रोहिलों का अटैक हो जाता है। ये नीलो कठायक की सहायता से उनका आसानी से सामना कर लेता है, लेकिन बाद में चंदू की सेना कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए गरुड़ ज्ञानचंद सहायता लेने के लिए दिल्ली दरबार जाता है। तो दिल्ली दरबार जाने वाला ये पहला शासक है गरुड़ ज्ञानचंद। दिल्ली दरबार ये सहायता लेने के लिए जाता है। उस टाइम दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ये जाता है उससे सहायता मांगने के लिए। ऐसा बोला जाता है जब ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया तो फिरोज शाह तुगलक शिकार खेल रहा था और इससे एक गरुड़ मारा नहीं जा रहा था। तो जब गरुड़ ज्ञानचंद वहाँ पहुँचा तो उसने एक ही तीर से उस गरुड़ को मार दिया। तो इससे ये काफ़ी प्रसन्न हुआ फिरोज शाह तुगलक और इसने गरुड़ की उपाधि दे दी। गरुड़ ज्ञानचंद को इसने गरुड़ की उपाधि दे दी। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक है जो गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देता है। जो नीलो कठायक इसका सैनिक है इसे ये कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है। कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कुमैया खिल्लत किसे बोला जाता है तो नीलो कठायक को। इसी नीलो कठायक को ये रौद भूमि दान में देता है।
रौद भूमि ऐसी भूमि थी जो चंदू के वीर सैनिक होते थे उन्हें ये भूमि दान में दी जाती थी। तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हमने इतनी चीज़ें याद रखनी है। 29वें क्रम का शासक था और इसने 1375 से 1420 तक शासन किया। नीलू कठा एक इसका महत्वपूर्ण सैनिक है जिसे एक कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है और दिल्ली दरबार जाने वाला ये पहला शासक। उस टाइम दिल्ली पर तुगलक वंश का राज चल रहा था। फिरोज शाह तुगलक इसे गरुड़ की उपाधि देता है और जो इसका सैनिक है नीलू कठायक उसे ये रौद भूमि दान में देता है। और जो गरुड़ ज्ञानचंद है इसका राज चिन्ह गरुड़ है। गरुड़ इसका राज चिन्ह है और जो चंद शासकों का राज चिन्ह है वो गाय है। लेकिन केवल गरुड़ ज्ञानचंद एक ऐसा शासक है जिसने अपना राज चिन्ह गरुड़ बनाया। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है उद्यानचंद। उद्यानचंद एक धार्मिक शासक है। चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करता है। तो उद्यानचंद के बारे में हमने ये चीज़ें याद रखनी है। ये धार्मिक शासक है और बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है और ये चौगरखा नामक स्थान को जीतता है। चौगरखा नामक स्थान पर अपना कब्जा करता है। तो ये थे चंदवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में हमने आज जाना। चंदवंश में कुल 62 शासक हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है हम केवल उन्हीं राजाओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।